नीट की तैयारी में तो आप सभी बच्चे जुड़ गए होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन बहुत चिंता भी हो रही है कि किस तरह से नीट की तैयारी एकदम बहुत अच्छे से किया जाए ताकि हम सारी चीजों को एक साथ रिवाइज भी कर सके और कोई भी पार्ट छूट ना जाए। तो बच्चों, रिवीजन और सारे सिलेबस को अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा तरीका है पीवाईक्यू सॉल्व करना, क्योंकि ऐसे इसी पीवाईक्यू से कम 70 to 80% नीट के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसी पीवाईक्यू सीरीज के साथ हम बायोलॉजी वेक्टर्स आ चुके हैं। इसको पूरा सॉल्व करने के लिए जो हम पिछले पुराने जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी रिलेवेंट पीवाईक्यूज हैं, वो सारे सॉल्व करने वाले हैं ईयर बाय ईयर्स और चैप्टर बाय चैप्टर, और सोल्यूशन हम लोग पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस करके सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आपको सिर्फ सोल्यूशन ना मिले, को ये भी पता चले कि एनसीईआरटी के किस हिस्से से, किस पार्ट से ये क्वेश्चंस को लिया गया है। तो यस, नीट बायोलॉजी वेक्टर्स में हम लोग इस पीवाईक्यू सीरीज को फिर से शुरू कर रहे हैं। चलिए इस बार 2025 का पार्ट 2 हम लोग शुरू करने वाले हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज में हम फिर से शुरू करने वाले हैं अपना पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी शुरू के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। बायोलॉजी में जो टोटल 90 मार्क्स है उसमें से 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम लोग 30-30-30 का सेट बना के रखे हैं, तो 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप हमारे पुराने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में देख सकते हैं इसको, और पार्ट 2 के वीडियो को अभी हम शुरू कर रहे हैं। सो पार्ट 2 में हम लोग शुरू करें क्वेश्चन नंबर 31 से। सो क्वेश्चन नंबर 31 पे सबसे पहले क्या आता है, तो ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये सवाल है सेल बायोलॉजी का, जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और इनका क्या क्या रिलेवेंट है इसमें लिस्ट 2 में एक मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन है ये। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायरेक्ट सवाल है ये एक एनसीईआरटी से, जिसमें हम देख सकते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का काम क्या है, जिसमें हम उसको देख सकते हैं कि वो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सीलिया, सीलिया हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल मूवमेंट। क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बना हुआ है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये मैट्रिक्स मैचिंग क्वेश्चन काफी इजी था इस साल का 2025 का। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा A2 और B is 3। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल सा ये मैट्रिक्स मैचिंग था। अगले सवाल पे जाते हैं। अगले सवाल में भी एक ही मैट्रिक्स मैचिंग है, और ये एक तरह का क्वेश्चन है जो हम देख सकते हैं कि चैप्टर प्लांट किंगडम से लिया गया है। एल्गी में किस किस तरह के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं, अलग अलग क्लोरोफिल का पिगमेंट्स भी क्या है, तो ये आपको मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में सेल बायोलॉजी में ही, क्लोरोप्लास्ट में भी इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अलग तरह के क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग तरह के कलरेशंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, येलो टू ऑरेंज और कैरोटीनॉइड्स। सो कैरोटीनॉइड्स जैसे कि हम जानते हैं, सबसे पहले कैरोटीनॉइड्स पे आते हैं जो येलो टू येलो ऑरेंज पे आता है, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल बी एंड बाकी सारे। सो डी का 4। सो ये एक ही ऑप्शन है इसमें, डी का 4, ऑप्शन नंबर 2। सो ऑप्शन नंबर 2 पे हम देख रहे हैं कि ए यानी 3 पे ब्लू ग्रीन आता है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल बी का आता है येलो ग्रीन, एंड ज़ैंथोफिल इज येलो इन कलर, और कैरोटीनॉइड्स ऑरेंजिश कलर का होता है। तो ये जो पार्ट हम देख रहे हैं बच्चों, तो इस पार्ट में हम बहुत क्लियरली इस चीज को समझ पा रहे हैं कि अलग अलग क्लोरोफिल्स अलग अलग तरह के पिगमेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं। पार्ट उसके प्लांट में अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, और किसी फ्रूट के कलर के लिए, पेटल्स के कलर के लिए, लीव्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सो आइए अगले सवाल पे जाते हैं। ये सवाल जो था दोनों ही सेल बायोलॉजी में था। आते हैं तीसरे सवाल पे, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी। तो ये जो हम स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं इससे हमें समझ में आ रहा है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इस चैप्टर में जब हम देख रहे हैं इन ह्यूमन प्रेगनेंसी, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इन सारे स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें देखना है। Human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 12 weeks. In human pregnancy, the major organ systems are formed at the end of 8 weeks. Heart is formed after 1 month. Limbs and digits develop by the end of the 2nd month. और उसके साथ साथ in human pregnancy, appearance of hair is usually observed in the 5th month. Choose the correct answer from the options. तो ये एक सीधा सा सवाल है जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या जेस्टेशन के ऊपर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर में, एकदम सीधा सीधा सा सवाल है ये। तो ह्यूमन प्रेगनेंसी में द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर
फाउंड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स। सो ये सही आंसर है, ये एक सही स्टेटमेंट है। एंड ऑफ 8 वीक्स पे ये नहीं होता है, सो स्टेटमेंट बी गलत है। ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फाउंड आफ्टर 1 मंथ, तो ये भी एक सही आंसर है, बिकॉज 4 वीक्स के बाद हार्ट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। और इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ द 2nd मंथ, ये ऑलमोस्ट लिम्स और डिजिट्स जो होते हैं वो 5th मंथ तक बन जाते हैं। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी अपीयरेंस ऑफ हेयर इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द 5th, वो भी 20 वीक्स पे होता है। सो अगर हम आंसर देखें तो इसका फर्स्ट ए सी डी एंड ई, ए सी डी एंड ई, ये है इसका आंसर। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आंसर 4 है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट सवाल है जो पूछा गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर से। अब आते हैं अगले सवाल पे। In the seeds of cereals, the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein-rich layer. Now this question, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट रिप्रोडक्शन के पार्ट से, और किस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्लांट में होता है वहां से। प्रोटीन रिच लेयर जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है एल्यूरॉन लेयर। ये भी एक बहुत ही आसान सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, एल्यूरॉन लेयर, जो ऑप्शन 4 है। अब आते हैं इस सवाल पे बच्चों। तो ये जो सवाल है, इस सवाल पे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे चीजें दी गई हैं। है क्या ये चीज? फॉलोइंग डायग्राम इज करेक्ट विथ रिगार्ड टू प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल ऑफ द नेफ्रॉन। प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं। सो किस तरह से प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है, उस बारे में यहाँ पे मेंशन किया है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन पे बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, या फिर हम देख सकते हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, H+ एंड वाटर सिक्रीशन हो रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है। ये तो भले हो भी जाए, वाटर का तो कभी सिक्रीशन नहीं हो रहा है पीसीटी में, तो ये फर्स्ट ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं होता है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 पे बाइकार्बोनेट NaCl सारा हो रहा है, अमोनिया एंड H+ आ रहा है पीसीटी में, NaCl H+ यहाँ पे डीसीटी में, वाटर हो रहा है रीअब्जॉर्प्शन, बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे बहुत खास अच्छा ठीक दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पीसीटी में तो सारे रीअब्जॉर्प्शन सही है, लेकिन यहाँ पे बाइकार्बोनेट एक दिख रहा है, वो नहीं होता है, और यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट यहाँ नहीं होता है। तो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। ऑप्शन नंबर 4 पे अगर हम देखें तो क्या क्या आता है, यहाँ पे NaCl का सिक्रीशन भी नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 पे आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 पे K+, वाटर का किसी भी तरह से सिक्रीशन नहीं हो रहा है, वाटर इज नॉट गेटिंग एक्सक्रीटेड। जो भी सिक्रीशन पे ऐड होगा वो एक्सक्रीट होके बॉडी के बाहर चला जाएगा, बॉडी के बाहर वाटर यहाँ पे सिक्रीशन नहीं होता है, डीसीटी में नहीं हो सकता है। अब तो ये पार्ट यहाँ पे ये गलत आ गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, जो हमें लगता है कि सही आंसर है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या क्या चीजें रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन हो रहा है। अगर हम पीसीटी की बात करें तो पीसीटी में H+ और अमोनिया, ये दोनों यहाँ पे सिक्रीशन हो रहे हैं, और उसके साथ साथ क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ये सारी चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही हैं। और इसके साथ साथ डीसीटी में अगर हम देखें क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, पोटेशियम एंड H+, ये हार्मफुल चीजें हैं जो बॉडी के बाहर सिक्रीट हो रहे हैं, और NaCl, वाटर एंड बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो वहां से बाहर निकल के रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। सो नाउ दीज आर ऑल दी डिफरेंट टाइप ऑफ तो यहाँ पे अब जब सेकंड ऑप्शन पे हम लोग देख रहे हैं बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर जो होता है रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और H+ एंड अमोनिया सिक्रीट हो रहा है। कहां पे? यहाँ पे पीसीटी में। डीसीटी में पोटेशियम, H+ ये सिक्रीट हो रहे हैं, साथ में सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड बाइकार्बोनेट जो हो रहा है ये भी रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। सो इतनी सारी चीजें जो हम देख रहे हैं यहाँ पे वो रीअब्जॉर्ब हो रहा है, और ये यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ये सही हो रहा है। अब उस हिसाब से अगर हम देखें दिस इज द फाइनल आंसर, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमेशा याद रखना बच्चों, डीसीटी में जो रीअब्जॉर्प्शंस हो रहे हैं, डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शंस होते हैं सबसे ज्यादा पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन का। भले यहाँ पे इस क्वेश्चन में अमोनिया यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, बट अमोनिया भी यहाँ पे सिक्रीट होता है, अब ऐड होता है एक्सक्रीशन के लिए ट्यूबुलर फिल्ट्रेट में। सो ये होता है प्रोसेस करेक्ट। अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे जब हम आते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल और प्रोसेसेस में आपको इस चैप्टर पे मिल जाएंगे।
इसमें हमें देखने को क्या मिलता है इन दिस केस, अब हमें इसमें देखने को ये मिलता है कि किस तरह से एक बायोरिएक्टर के स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं। बायोरिएक्टर में अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, ये है ये स्ट्रक्चर जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एक मोटर, फोम ब्रेकर, फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर, कल्चर ब्रॉथ का मिक्सचर जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये बी हो गया मोटर, ये है फ्रॉथ ब्रेकर और फोम ब्रेकर, ये है इंपेलर, ठीक है। और डी जो है एयरवे है, एयरवे इनलेट है, एयर यहां से अंदर आ रहा है, स्टेराइल एयर जो होता है वो अंदर आता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो मशीन है, इस पूरे मशीन में ये स्टडर का काम करता है, इंपेलर क्या करता है, इंपेलर घूमता है और पूरे मीडिया को मिक्स करता है। इंपेलर का काम है पूरे मीडिया को मिक्स करना। मोटर जो होता है, मोटर घूम के इसको पूरे चीज को घुमाता है ताकि पूरा का पूरा जो मीडिया है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, स्टेराइल एयर उसके अंदर ऑक्सीजन भर दे। रही बात फोम ब्रेकर की, जो ये है सी इज द फोम ब्रेकर, तो ये जो सी फोम ब्रेकर है, इस फोम ब्रेकर का काम क्या है, फोम ब्रेकर का काम है कि किस तरह से अच्छे से जो फोम बन रहा है, फोम क्यों बन रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस अगर स्टरिंग हो रही है मीडिया में, तो मीडिया के कंटिन्यूअस स्टरिंग की वजह से मीडिया में फ्रॉथ या फोम बन जाते हैं। तो ये जो फ्रॉथ या फोम बन गए, ये फ्रॉथ ऊपर में एक लेयर बना लेते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, सैंपल कलेक्शन डिफिकल्ट हो जाता है, ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन डिफिकल्ट हो जाता है। उस फोम को हटाने के लिए फोम ब्रेकर आता है, जो ये सी पार्ट है, दैट इज द फोम ब्रेकर। कभी कभी फोम ब्रेकर के फॉर्म पे केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट्स भी डाल, साथ में फोम ब्रेकर भी होता है जो फोम को इकट्ठा नहीं होने देता है। तो फोम ब्रेकर का ही ये है सी, यहाँ पे फोम ब्रेकर है। तो फोम ब्रेकर अगर हम देखें, यहाँ पे फोम ब्रेकर इज द ऑप्शन नंबर 4 सी, सी इज द फोम ब्रेकर, क्योंकि फोम ब्रेकर ही है जो वो फोम को हटाता है, फोम कलेक्ट होने नहीं देता है। और कलेक्शन फोम का होना बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि फोम कलेक्शन होता है बाय दी स्टरिंग। ये जो मोटर है, ये मोटर घूम रहा है, ये जो पूरा का पूरा इंपेलर है, इंपेलर सारे घूम रहे हैं, मीडिया को पूरी तरह मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से फोम का क्रिएट होना बहुत ऑब्वियस है। पर फोम को कट करने के लिए, फोम को हटाने के लिए फोम ब्रेकर होता है, जो ये सेक्शन सी पे हमें दिख रहा है। ओके, अब आते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल पे है ये असर्शन रीजनिंग का सवाल। तो ये असर्शन रीजनिंग पे हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37, असर्शन क्या है, असर्शन है कि टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक मेच्योरिटी इज 8 न्यूक्लिएटेड, 8 न्यूक्लियस के बने हैं और 7 सेल्स के बने हैं। रीजन, एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई, एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसी वजह से। तो कौन सा आंसर इसका सही है, इसके सही स्ट्रक्चर्स क्या है। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से ये सवाल लिया गया है, जिसमें हमें साफ साफ दिख रहा है क्या क्या है, एंटीपोडल सेल्स दिख रहे हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स चलाजल एंड पे होता है, और माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होते हैं 2 सिनर्जिड्स और एक एग, दिस इज द एग। तो यही एग जो होता है, ये पोलर न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, जो आएंगे बाद में। पोलर न्यूक्लियाई और एग का तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन अब पोलर न्यूक्लियाई जो होता है, ये एक सिंगल सेंट्रल सेल विथ 2 न्यूक्लियस होता है। और हमारे स्टेटमेंट्स पे आते हैं, फर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक हैज 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल्स। पोलर न्यूक्लियाई को हम एक सिंगल सेल मानते हैं। उस हिसाब से अगर न्यूक्लियस का नंबर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7 सेल हुआ। ऑप्शन ए जो है असर्शन तो करेक्ट है। असर्शन के साथ साथ रीजन पे आते हैं, एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियाई है? जी नहीं। हमने अभी क्या देखा, एग एपरेटस में यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल और एक एग है। सो सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स और एक एग मिलके एग एपरेटस को बनाया जाता है। सो एग एपरेटस में अगर हम देखें तो पोलर न्यूक्लियाई पार्ट नहीं होता है। सो पोलर न्यूक्लियाई एग एपरेटस का पार्ट नहीं है। सो ये रीजन जो होता है वो गलत दिख रहा है। सो इसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये है ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। Specialized membranous structure in a prokaryotic cell. So specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in cell wall formation, DNA replication and respiration. ठीक है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है membranous structure, वो कौन सा membranous structure है जो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात नहीं हो रही है, प्रोकैरियोटिक सेल में हेल्प करते हैं सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और रेस्पिरेशन में। सो द आंसर इज मीसोसोम। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो
प्रोकैरियोटिक सेल से सेल्स के सेल स्ट्रक्चर से लिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल में मीजोसोम होता है। सो मीजोसोम एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। सपोज किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमें ये देखने को मिलता है। अगर ये न्यूक्लियॉइड है प्रोकैरियोटिक सेल्स का और ये उसके बाकी सेलुलर ऑर्गेनल्स है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे मीजोसोम देखने को मिलता है। मीजोसोम यही सारा काम करता है। वो सेल वॉल फॉर्मेशन में, ये आगे चल के सेल वॉल यहीं से फॉर्म होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी हेल्प करते हैं। माना जाता है कि ये रेस्पिरेशन में भी पार्ट लेते हैं, सो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। सो दिस इज द आंसर मीजोसोम, विच इज करेक्ट। अब आते हैं अगले सवाल पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन अ यूकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन कौन सा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट है। अगेन ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ही एक डायरेक्ट सवाल है, जिसमें हमें देखना है कि क्या क्या सही स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड joining of the exons, ये तो डेफिनेटली होता है। addition of methyl group at 5 prime end of the hnRNA, addition of adenine residues at 3 prime end of hnRNA, and base pairing of 2 complementary RNAs। तो इसमें से कौन कौन से सही जवाब होंगे। सो इसमें जो सही आंसर होगा वो एक तो ये कि ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री एमआरएनए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट में अगर देखा जाए तो नहीं आता है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, एडिशन एंड बेस पेयरिंग। सो ये आंसर होगा बी, सी और ई का। सो बी, सी एंड ई, ये है सारे आंसर इसके करेक्ट। अब आते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस फॉर पॉलीजेनिक ट्रेट। पॉलीजेनिक ट्रेट मतलब जो मल्टीपल जीन से कंट्रोल होने वाला कैरेक्टर है, जिसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है ब्लड ग्रुपिंग या स्किन कलरेशन। स्किन कलर, ब्लड ग्रुपिंग, ये हम पॉलीजेनिक ट्रेट में मानते हैं। मल्टीपल जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं इस ट्रेट में, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट। मेंडेलियन इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पैटर्न। तो इसमें हम देखते हैं आंसर नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न एक आता है, जिसमें ये किस तरह से आता है कि वो ऑलमोस्ट कभी कोडोमिनेंट फॉर्म पे आता है और कभी रेसेसिव या फिर डोमिनेंट फॉर्म पे आता है। तो ये मल्टीपल पैटर्न्स में आते हैं, इसका स्पेसिफिकली हम मेंडेलियन पैटर्न में कंसिडर नहीं करते हैं। Which of the following enzymes contain heme as the prosthetic group? Heme as the prosthetic group, ये किन सारे enzymes में हमें देखने को मिलता है। तो रूबिस को अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमन और मोस्ट एबंडेंट प्लांट प्रोटीन राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंड कैटलेज। अगर हम देखें कि हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप किस में आते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का हम पार्ट देख सकते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज में हीम का पार्ट जो है वो देखने को मिला है। Which of the following characteristic represent kingdom proposed by Whittaker? Arrange the following in increasing order of complexity of body organization. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से किस तरह से बॉडी कॉम्प्लेक्स बनती गई और किस तरह से ये सारी चीजों में हम लोग एक ऑर्डर बनाते गए। तो मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ्स विद सेल वॉल, किस तरह से ये आ रहे हैं, हेटेरोट्रोफ्स विद टिश्यू ऑर्गन, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स एंड अदर दूसरे तरह के यूकैरियोट्स। किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है बॉडी स्ट्रक्चर वाइज सेलुलर फॉर्म्स का। तो सबसे पहले तो प्रोकैरियोट विद सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमीनो एसिड्स, ये आते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द फर्स्ट वन, द आंसर फर्स्ट इज ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहला तो सीक्वेंस में यही आएगा। इसके बाद क्या क्या आता है, इसके बाद आते हैं कि प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल के बाद यूकैरियोट्स आते हैं। अब यूकैरियोट्स विद टिश्यू ऑर्गन लेवल ये आ जाएगा और उसके साथ साथ यूकैरियोट्स विद सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो सेकंड नंबर पे स्टेटमेंट ई आएगा। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोफ्स विद सेल मेड अप ऑफ काइटिन, यानी फंगस की बात यहां पे हो रही है, तो ये भी आते हैं CEA। और फिर उसके बाद आता है कि किस तरह से यूकैरियोट्स पहले टिश्यू ऑर्गन लेवल पे थे और फिर बाद में ऑर्गन सिस्टम लेवल पे आए। ऑप्शन डी विल बी 4 और ऑप्शन बी 5वें नंबर पे आते हैं। उस हिसाब से CEABD यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, जिसके बेसिस पे व्हाइटेकर ने पूरे पांचों के किंगडम के क्लासिफिकेशन को देखा है। तो सबसे पहले मोनेरा आते हैं जो प्रोकैरियोटिक है, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आते हैं जो उससे यूकैरियोटिक होकर थोड़ा और डिफरेंशिएशन आते हैं, थोड़ा और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते हैं, सेलुलर बॉडी बनती है। फिर उसके बाद फंगस आते हैं विद काइटिनस वॉल एंड उसके बाद धीरे धीरे आते क्या है प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जिसमें
अलग अलग तरह के बॉडी एंड बॉडी फॉर्म्स बनते हैं। आते हैं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी। एक डायरेक्ट क्वेश्चन है उस पार्ट से एनसीईआरटी के जहां पे हम लोग नॉर्मली इसको पढ़ते नहीं है। बच्चों आज ही जाके एनसीईआरटी पे आप जरूर चेक करना कि इकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जो ग्रीन कलर के शेड्स पे आते हैं एग्जैक्टली वहां पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि डॉक्टर रामदेव मिश्रा इज नोन एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। डॉक्टर रामदेव मिश्रा, ठीक है। तो एकदम जरूर से आज से हमेशा से अब एक हैबिट बना लेना कि किस तरह से हमें इंट्रोडक्शन या जो शुरू के जो पार्ट है उसको भी पढ़ना है, समरी भी पढ़ना है और पीछे दिए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं। तो ये सारी चीजें उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। अब आते हैं ये सवाल पे। इस सवाल पे जाने के लिए हम देखते हैं कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में चीजें दी हुई है, साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं, तो हमें मैच करना है कि इन्होंने कौन सा काम किया है। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, हर्शे एंड चेज ने क्या कंफर्म किया था कि किस तरह से डीएनए इज कंफर्म्ड एज द जेनेटिक मटेरियल। यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे था। यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में अगर हम देखें तो क्या था, यूक्रोमैटिन बी, ऑप्शन बी इज द डेंसली पैक्ड डार्कली स्टेन्ड एरिया, और उसके साथ साथ आता है हेट्रोक्रोमैटिन जो कि लूजली पैक्ड एरिया में आता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें आंसर होगा A4, B2, C1 एंड D3, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक सिंपल सा ही है जो डिफरेंट पार्ट्स में दिए हुए हैं, मॉलिक्यूलर में प्रिंसिपल्स में अलग अलग तरह से ये चैप्टर को क्वेश्चंस को दिया हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल सा पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना है। तो एकदम ये नहीं, बहुत ही इजी और बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अब आते हैं न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सो न्यूप्लाज्म यानी ट्यूमर के बारे में, कैंसर्स के बारे में पूछा जा रहा है जो कि चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के टॉपिक कैंसर से लिया हुआ है। सो अब न्यूप्लास्टिक चेंजेस क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स, रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड दोस कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। तो बच्चों हम आप एक चीज ध्यान में रखना कि हम सारे जो सवाल है वो बहुत डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर जानना है, हमें पता करना है कि कहां से क्या पूछा गया है। एक टॉपिक का अगर डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, टॉपिक डिस्कशन के वीडियोस डाल रहे हैं जो आप जरूर फॉलो कीजिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आते हैं वापस इसी सवाल पे। नियोप्लाज्म के बारे में डिटेल में एक वीडियो मैं बनाने वाली हूं जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा। हमारे साथ लिंक रखे, हमारा वीडियोस देखते रहे रोज, तो आपको पता चल जाएगा हर दिन का कि कौन सा अपडेट आ रहा है। अब आते हैं न्यूप्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स रेफर टू मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग, रैपिड ग्रोथ, इन्वेजन एंड डैमेज टू द सराउंडिंग टिश्यू एंड दोस कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन। ए, बी और सी ये तीनों इसी में आते हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन अगर होता तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं होती, पर ये कन्फाइंड मतलब एक जगह पे इकट्ठे सीमित नहीं रहते हैं और वो चारों तरफ स्प्रेड होते रहते हैं, इसी वजह से ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, the DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. Okay, और दूसरा स्टेटमेंट है smaller size DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wells on agarose gel. ठीक है, बात तो इन्होंने सही कही है कि अगर हम मान लें कि ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ये वेल्स बने हुए हैं और इन वेल्स में हमने डीएनए डाला है इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए, तो ये जो हमें जेल के आसपास का एरिया दिखेगा, अब ये वेल में हमने डीएनए डाल के रखा है, तो जो हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ इसी के पास में ही मिलेंगे, लेकिन जो लाइट मॉलिक्यूल्स होंगे, लाइट मॉलिक्यूलर वेट होंगे, वो दूर पे भाग जाएंगे। तो ये इस तरह से बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि जितने भी लाइट मॉलिक्यूलर वेट है वो दूर पे होंगे, हेवी मॉलिक्यूलर वेट वेल्स के ही पास होंगे। तो एक बार फिर से स्टेटमेंट 2 को हम देखते हैं क्योंकि स्टेटमेंट 1 तो डेफिनेटली करेक्ट है। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन उससे पहले उसको मल्टीप्लाई करके पीसीआर में उसके मल्टीपल कॉपीज भी बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही तो है। और स्टेटमेंट 2 में स्मॉलर साइज डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होते हैं दे आर ऑब्जर्व्ड नियर एनोड व्हाइल फ्रैगमेंट्स आर फाउंड नियर द वेल्स इन वेल्स आर ऑन एगारोस जेल। तो यहाँ पे एनोड और कैथोड कहाँ पे कौन से पार्ट में होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये पार्ट होता है एनोड, ये पार्ट होगा कैथोड। तो लाइट मॉलिक्यूलर वेट तो वहां पे मिलेंगे एनोड के पास, हेवी मॉलिक्यूलर वेट वेल के पास। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट 1 एंड 2 है इसमें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन अगले सवाल पे
लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एडिनोसाइन, एडिनाइलिक एसिड, एडेनाइन और एलेनाइन। तो ये एक बायोमोलिक्यूल का सवाल है जिसमें बहुत सारे वेरिएंट्स दिए गए हैं एक ही नाइट्रोजिनस बेस का। नाइट्रोजिनस बेस प्लस अगर हम देखें नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर के साथ है, अगर पेंटोज शुगर के साथ है तो वो बनाते हैं एडिनोसाइन जिसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो एडिनोसाइन एक तरह का न्यूक्लियोसाइड होता है। अब आते हैं एडिनाइलिक एसिड। एडिनाइलिक एसिड मतलब एडिनोसाइन या न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, नाइट्रोजिनस बेस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप अगर इसमें ऐड हो जाता है तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड हो गया ऑप्शन नंबर 2, एडिनाइलिक एसिड इज अ न्यूक्लियोटाइड। आते हैं एडेनाइन पे। एडेनाइन खुद एक नाइट्रोजिनस बेस है, सो ये ऐड हो गया यहाँ पे। एलेनाइन एक अमीनो एसिड है। उस हिसाब से अगर हम इन ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन ए जो है वो 3 होगा। ऑप्शन 3 A3 B2, A3 B2, C is 1 and D is 4। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल एक डायरेक्ट बायोमोलिक्यूल का सवाल है ये। बस आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इन सब के बारे में अगर आपको क्लियर नॉलेज है तो ये बहुत ही आसान सवाल होगा आपके लिए। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये सवाल सुनते ही हमें पता चल रहा है कि ये सवाल पूछा गया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से। सो क्या है ये, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए हमें इसको पढ़ना है। तो क्या क्या ऑप्शंस इसमें देखा जा रहा है। रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन द मेल गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, सही बात है, क्योंकि फीमेल्स में, फीमेल गैमेटोजेनेसिस में रिडक्शन डिवीजन स्टार्ट कहां पे हो जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये कंप्लीशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं जो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो रहा है। सो यस, इट स्टार्ट्स अर्लियर देन द मेल गैमेटोजेनेसिस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। गैप बिटवीन द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल कंपेयर्ड टू फीमेल। ऑब्वियसली मेल में ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, फीमेल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू होता है और खत्म होता है एट एंट्री ऑफ स्पर्म। सो ये बहुत लंबा टाइम लेता है फीमेल में, बट इन केस ऑफ मेल इट इज मच फास्टर। सो गैप बिटवीन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन एंड द सेकंड मेयोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर्ड टू फीमेल। ये स्टेटमेंट भी सही हुआ। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज, इसको अगर हम देखें कि फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या चीजें चल रही है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। बिल्कुल सही है, प्राइमरी oocyte का सही उस टाइम पे बनता है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। से किससे बनता है, अगर हम देखें तो प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है। प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम दी oocyte, और हम लोग जिसे कहते हैं उगोनियल सेल, oocyte और ओवम मदर सेल, ओवम मदर सेल और उगोनियल सेल्स, ओवोनियल सेल्स जो है दैट अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है। सो माइटोसिस, नॉर्मल माइटोसिस से प्राइमरी oocyte को फॉर्म करते हैं। प्राइमरी oocyte में जब मियोसिस 1 होगा तब जाके फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी oocyte और उसके साथ साथ पोलर बॉडी का। सो फर्स्ट पोलर बॉडी जो फॉर्म होता है वो सेकेंडरी oocyte के साथ फॉर्म होता है, ना कि प्राइमरी oocyte के साथ। सो फर्स्ट पोलर बॉडी, the first polar body associated with the formation of the primary oocyte, ये स्टेटमेंट गलत हुआ। Luteinizing hormone surge leads to disintegration of the endometrium। अगर लुटिनाइजिंग हार्मोन का सर्ज होता है तो क्या वो एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट करता है ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग? जी नहीं, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, कॉर्पस लुटियम मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन लेवल को, और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम को। हाई लेवल ऑफ एलएच तो किसी तरह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं करवा सकता है। इट इज द लो लेवल ऑफ लुटिनाइजिंग हार्मोन जिससे कॉर्पस लुटियम डिसइंटीग्रेट होगा और जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होगा ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है और ए और बी जो है वो सही है। ए एंड बी आर ट्रू एंड सी एंड डी आर इनकरेक्ट। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं अगले स्टेटमेंट सवाल पे। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमाटा। तो बच्चों ये साइक्लोस्टोमाटा हम कहां पे देखे हैं? एनिमल किंगडम में। एनिमल किंगडम में वर्टिब्रेट्स में आते हैं। ये बहुत ही जो हम कहते हैं प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ द वर्टिब्रेट्स आते हैं उनमें आते हैं ये साइक्लोस्टोमाटा। सो अगर हम पूरे कॉर्डेट्स को देखें, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा जो
मॉडर्न या फिर डेवलप्ड कॉर्डेट्स है, उन डेवलप्ड कॉर्डेट्स में भी साइक्लोस्टोम्स जो होते हैं एग्नेथा ग्रुप यानी जॉलेस फिशेस के ग्रुप में आते हैं. सो दीज आर द ग्रुप ऑफ जॉलेस फिशेस. साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस फिशेस. तो साइक्लो यानी सर्कुलर और इनके जो है स्टोमाटा यानी माउथ होता है. सो दे हैव सर्कुलर सक्टोरियल माउथ. तो ये सर्कुलर सक्टोरियल माउथ जो होता है, ये सक्टोरियल माउथ इज यूजफुल फॉर सकिंग ब्लड फ्रॉम होस्ट बॉडी. सकिंग ब्लड फ्रॉम होस्ट बॉडी. तो इसी वजह से इन्हें हम देखते हैं एक्टोपैरासिटिक फॉर्म पे ऑन दी लार्ज फिशेस. सो इसका सही आंसर है दे आर एक्टोपैरासाइट्स. दे आर parasites on large fishes. ठीक है. So all living members are ectoparasites. आते हैं 50वें सवाल पे. So given below are two statements. One is labeled as assertion, another is reasoning. तो अब देखते हैं assertion क्या है. Primary function of Golgi apparatus is to catch the materials made by the endoplasmic reticulum and deliver it to the intracellular targets and outside the cell. Reason: vesicles containing materials made by the endoplasmic reticulum fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and they are modified and released from the trans phase of the Golgi apparatus. तो अब इन्हें हमें आंसर देना है कि कौन सा सही है या कौन सा गलत. अगर हम देखें प्राइमरी फंक्शन ऑफ Golgi apparatus क्या है. Golgi apparatus का काम ही होता है पैकेजिंग. और ये पैकेजिंग के लिए सामान कहां से आती है इनके पास? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इन्हें दे रही है एंड डिलीवरी टू इंट्रासेल्युलर टारगेट्स. तो बिल्कुल सही है, ये तो बात सही है. देखते हैं कि रीजन वेसिकल्स कंटेनिंग मटेरियल्स बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनके जो रिजल्टेंट है Golgi apparatus they are modified and released from the transphase of the Golgi apparatus. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. आते हैं अब अगले सवाल पे. स्क्यूटेलम, नॉन एल्बुमिनस सीड, एपिब्लास्ट एंड पेरिस्पर्म. तो इनके बारे में अगर हम देखें तो क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल रही है. स्क्यूटेलम क्या है? नॉन एल्बुमिनस सीड, एपिब्लास्ट एंड पेरिस्पर्म. स्क्यूटेलम, तो इसका सही आंसर होगा रूडिमेंट्री कोटिलेडन नॉन एल्बुमिनस सीड्स. बी epiblast, B is 3, A is 4. epiblast जो होते हैं पेरिस्पर्म, persistent nucellus and epiblast cotyledon of the monocot seed. So अब हम देख रहे हैं आंसर हो गया ऑप्शन नंबर. Assertion reasoning एक और फिर से आ गए हैं एनिमल किंगडम पे. All vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate. ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में. सो सारे vertebrates chordate होते हैं बट सारे chordates नहीं है. ये एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डायरेक्ट उठाया गया है फ्रॉम एनसीईआरटी लाइंस. रीजन: members of subphylum vertebrata possess notochord during the embryonic period. The notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adults. Again ये भी स्टेटमेंट दिया हुआ है. So both of them are correct and is the correct explanation from animal kingdom. आते हैं अगले सवाल पे. Identify the statement that is not correct. Each antibody has 2 light and 2 heavy chains. अगर इसके लिए हमें पहले डायग्राम देखनी है तो हम थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं कि ये अगर स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, वाई शेप का ये स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, जिसमें हम देखते हैं कि इस तरह से स्ट्रक्चर्स जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड से. ईच एंटीबॉडी हैज 2 लाइट एंड 2 हेवी चेन्स. ठीक है, 2 लाइट और 2 हेवी चेन से बने होते हैं. हेवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. ओके, ये दोनों तो सही हो गए. एंटीजन बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड एट सी टर्मिनल रीजन. अब सी टर्मिनल कौन सा होता है? ये जो होता है ये पार्ट हम कहते हैं दोनों के लिए एन टर्मिनल और ये होता है सी टर्मिनल. तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट. एंटीजन बाइंडिंग साइट इज नॉट एट द सी टर्मिनल, ये होते हैं एन टर्मिनल पे. और कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट द सी टर्मिनल, ये भी करेक्ट है. सो द आंसर इज 3 क्योंकि ये ही एक है जो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 क्योंकि एंटीजन बाइंडिंग साइट एन टर्मिनल पे होते हैं. Silencing of specific mRNA is possible via RNAi. RNAi, I stands for interference. RNAi stands for interference. RNA interference टेक्निक से हम स्पेसिफिक mRNA को साइलेंस कर सकते हैं. मतलब उनका जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का उसे हम रोक सकते हैं. तो कैसे? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, कॉम्प्लीमेंट्री tRNA, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ssRNA, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA हमें हेल्प करते हैं इस मामले में. ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. जीन्स R and Y फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट.
ठीक है। आर आर वाई वाई प्रोड्यूस राउंड येलो सीड्स एंड wrinkled green seeds, जो हमने मेंडल के क्रॉस में भी देखा था, सेम ही है। व्हाट विल बी द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन? सो फेनोटाइपिक रेशियो विल बी, अगर हम देखें तो फेनोटाइपिक रेशियो इज 9:3:3:1. सो RRYY येलो राउंड एंड RRYY wrinkled green. So it is the phenotypic ratio जो था 9:3:3:1. बहुत ही सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से आया हुआ है। हिस्टोन्स आर एनरिच्ड विथ, हिस्टोन किन चीजों से, किससे बना होता है? ये अमीनो एसिड से बना होता है। ये कौन से अमीनो एसिड्स है? लाइसिन एंड आर्जिनिन जो है उस अमीनो एसिड से बने होते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्की। हार्ट, किडनी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स, अलग अलग हार्मोन्स दिए हुए हैं और अलग अलग हार्मोन्स का कहां पे कौन सा सोर्स है। हार्ट गिव्स राइज टू द हार्मोन एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, किडनी produces erythropoietin, gastrointestinal tract produces the secretin, adrenal cortex produces the aldosterone. तो अगर इस तरह से हम देखें तो आंसर होगा A is connected to 3. सो यही एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, किडनी 1, सो B1 आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जो डायरेक्टली लिया गया है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन चैप्टर से डायरेक्ट एक सवाल लिया गया है। प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम इज कॉल्ड एज cofactor, coenzyme, apoenzyme, prosthetic group. It is the apoenzyme which is called as the protein part of the enzyme. apoenzyme के साथ cofactor या coenzyme या prosthetic group add होके rest of the derived enzyme को बनाते हैं। Which of the following is the unit of productivity of an ecosystem? So unit of productivity of an ecosystem अगर हम देखें तो kilocalorie per meter square per year. The fourth option is the correct answer. Direct question लिया हुआ है जो लिया गया है इकोलॉजी से। बच्चों अभी हमने देखा कि हमने सारे सवाल और भी 60 क्वेश्चंस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस तरह से 2 पार्ट में हमने पिछले साल के सवालों को सॉल्व किया है। हम लोग बाकी सवालों के साथ भी लगे रहेंगे और इन सारे सवालों को अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि क्लियरली समझ में आए कि हम आगे और क्या क्या करने वाले हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं ये वाला एपिसोड अभी खत्म कर रही हूँ। अगले एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक 2025 के सवाल को हम फिर से शुरू करेंगे। आप जरूर हमारे वीडियोस को देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।